महाराष्ट्र के नागपुर में वैक्सीन की कमी की वजह से 18 से 44 साल तक के लोगों को कोरोना का टीका नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि 45 साल के ऊपर के लोगों का दूसरा डोज दिया जाएगा, वो भी सिर्फ 3 वैक्सीन सेंटर पर। मुंबई के नजदीक ठाणे में भी 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन आज नहीं लगेगी। हालांकि यहां भी दूसरी डोज का इंतजार कर रहे 45 साल के ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, क्योंकि मुख्यमंत्री से बातचीत की थी पीएम मोदी ने और लगातार वो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता भी कर रहे हैं, लेकिन जो वैक्सीन की कमी है इसको कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, दो बड़ी अहम चीजें हैं जो महाराष्ट्र सरकार ये लगातार कहती रही है कि केंद्र सरकार से उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते जो है वैक्सीन की काफी कमी महाराष्ट्र में पिछले 2 हफ्ते से देखी जा रही है। दूसरी अहम चीज कि जो 45 प्लस के लोग हैं, जो 5 लाख से ज्यादा लोगों का सेकेंड डोज बाकी है, उन्हें ये दूसरा डोज देना बहुत जरूरी है। इसीलिए नागपुर, पुणे, वसई विरार, ठाणे, केडीएमसी यानी कल्याण, डोंबिवली में 18 से 44 के जो टीकाकरण है उसे रोक दिया गया है और उस टीके को जो है 45 प्लस के लोगों के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, यानी उन्हें सेकेंड डोज दिया जाएगा। लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट की एक अहम बैठक होनी है, उसमें साफ तौर पर इस पर चर्चा होगी। क्या महाराष्ट्र सरकार ग्लोबल टेंडर वैक्सीन के लिए निकालेगी, ये देखना भी अहम होगा, क्योंकि अब ग्लोबल टेंडर नहीं निकलेगा तो महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है उससे वैक्सीन देना काफी जो है वो कमी देखी जाएगी और वैक्सीन उसे मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे में देखना अहम ये होगा कि क्या ग्लोबल टेंडर निकालकर महाराष्ट्र सरकार इस जो है कमी को पूरा करती है या फिर केंद्र सरकार के ऊपर ही निर्भर रहती है कि केंद्र जब वैक्सीन देगी तब हम वैक्सीनेशन करेंगे। तो साफ तौर पर देखने वाली बात ये होगी। लेकिन जो चलिए हम दीपक के पास चलते हैं। दीपक, जरा बताइए कि दिल्ली में कैसे वैक्सीनेशन हो रहा है? जसप्रीत, इस वक्त वेस्ट विनोद नगर में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर सेंटर बनाए गए हैं। करीबन इस स्कूल में 5 सेंटर हैं और स्कूलों में इसलिए सेंटर बनाए गए थे क्योंकि जो अस्पताल है वहां जाने से लोग बचते हैं, संक्रमण का खतरा रहता है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है। एक एक करके रजिस्ट्रेशन के बाद एक शख्स यहाँ पर पहुँचता है, उसके बाद देखिए उनकी जाँच की जा रही है, उनके आधार कार्ड की जाँच की जा रही है, उनके तमाम दस्तावेज जाँचे जाते हैं कि क्या वो वही शख्स है जो यहाँ पर जिसने स्लॉट लिया था, जिस समय का उसको स्लॉट दिया गया था, वो वहाँ पर पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। ये तमाम चीज़ें जांचने के बाद यहाँ पर जो मेडिकल टीम है वो एक एक करके सभी को वैक्सीन की डोजेस देती हैं और यहाँ पर कोविशील्ड लगाई जा रही है। जैसे कि अभी दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना है कि कोविशील्ड की डोजेस बची हुई हैं 6 दिन की, लेकिन कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है। एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं और वहाँ कुछ लोगों को भी आपसे मिलवाते हैं जो कि इस वक्त वैक्सीन लगा चुके हैं। ये तमाम जो लोग हैं इस रूम में, ये ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ 30 मिनट तक लोगों को रखा जाता है क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद किस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं वो सब देखने के लिए। सर, कहाँ से हैं? सर, मैं द्वारका से हूँ, सेक्टर 1। द्वारका से? यस। इतना दूर? अभी अपॉइंटमेंट यहाँ पे मिला तो वी हैव टू कम। वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत आई? नो प्रॉब्लम एट ऑल। सारा अरेंजमेंट बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का। पीपल आर सेइंग दैट मतलब ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं, बट यहाँ के ऐसा कुछ लगा नहीं है। ऑल थिंग्स आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। वैक्सीन लगवा लिया आपने? या इट इज ठीक महसूस कर रहे हैं? इट इज वेरी वेल। हाँ मैम, आपने लगवा ली वैक्सीन? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अभी बाकी तो कितना लंबा इंतजार करना पड़ा आपको स्लॉट लेने के लिए? सर, जब से स्टार्ट हुआ तभी से ट्राई कर रहे थे, बट सडनली कल ही मिला है हमको। अच्छा, तो आप भी दिल्ली से ही हैं? ये साथ में ही आई हूँ। साथ में ही हैं। तो ये तमाम लोग हैं जो आप देख रहे हैं कि वैक्सीन लगवा चुके हैं, ऑब्जर्वेशन रूम में हैं इस वक्त। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अलग अलग जगहों पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है लोगों का। ये सामने आप देखिए कि कई सारे डेस्क बनाए गए हैं। स्कूलों में यही ज़रूरी था कि स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्था की जाती है तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुँचें, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल था कि अगर किसी हेल्थ सेंटर में या फिर किसी अस्पताल में आप वैक्सीन लगवा रहे हैं, वहाँ पर कोरोना के मरीज होंगे, संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। दिखा रहे थे और वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि इस महामारी से का एक ही तरीका है, वो है वैक्सीन। दरअसल कोरोना पर देश को राहत देने वाली बड़ी खबर आई है। डब्ल्यूएचओ ने बयान दिया कि भारत में कोरोना का मौजूदा संकट और तीसरी लहर को काबू करने में वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। डब्ल्यूएचओ के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना का भारतीय वेरिएंट दूसरे देशों में पाए जाने वाले वेरिएंट की तुलना में कहीं ज्यादा घातक है, लेकिन भारत में जो वैक्सीन लग रही है उनके सामने कोरोना का हर वेरिएंट धराशायी होगा। भारतीय कोरोना वेरिएंट से ज्यादा खतरा। वैक्सीनेशन से ही संभव कोरोना का काल।
देश इस वक्त चुनौती भरे हालात से गुजर रहा है। अलग अलग राज्यों से कोरोना वायरस की वजह से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुसीबत से भरे इन हालात के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बड़ा दावा किया है। कोरोना के भारतीय वेरिएंट पर चिंता जाहिर करते हुए सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारतीय डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महामारी के इस दौर से बाहर आने के लिए भारत को अपने वैक्सीनेशन अभियान को और तेज करना होगा। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि भारतीय वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है। WHO भारत में मामलों और मौत की संख्या के बारे में फिक्रमंद है। विश्व स्तर पर कोरोना मामलों और मौतों की स्थिति स्थिर है, लेकिन दक्षिण एशिया में नहीं है। कुल मिलाकर संख्या ये बताती है कि क्या हो रहा है। राज्य स्थानीय स्तर के आंकड़ों में गहराई तक जाने की जरूरत है। WHO के फिक्र को समझने के लिए हमें इस डबल म्यूटेंट की कहानी को भी समझना होगा। दरअसल इस वेरिएंट को B1612 नाम दिया गया है। भारत में इस वेरिएंट का पहला केस पिछले साल अक्टूबर में देखने को मिला था, जिसके बाद लोगों की लापरवाही की वजह से इस वेरिएंट को पांव पसारने का मौका मिल गया। इस वेरिएंट ने इतनी तेजी के साथ भारत की बड़ी आबादी को अपने शिकंजे में लिया कि रोजाना लाखों मरीज सामने आने लगे। दावा किया जा रहा है कि ये वेरिएंट बहुत तेजी के साथ म्यूटेट करता है और यही इसके खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार इस वायरस के भारतीय वेरिएंट को लेकर फिक्रमंद है। WHO में इमरजेंसी प्रोग्राम के टेक्निकल हेड ने भी इस वेरिएंट पर अपनी चिंता जाहिर की है। You're talking about the B1617 virus variant that was first identified in India. Indeed, this is one that has been classified as a variant of interest by WHO. Our EPI team and our lab team has been discussing with our virus evolution working group this variant, this B1617, and everything that we know about it in terms of transmissibility and any studies that are being done in India as well as in other countries where this virus variant is circulating. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना की जो भी वैक्सीन विकसित की जा रही है वो वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ भी न्यूनतम सुरक्षा जरूर देगी। ये वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी और कोशिकाओं की श्रृंखला से एक बड़ा इम्यून रिस्पांस तैयार करती है। इसलिए वायरस में कोई भी बदलाव या म्यूटेशन वैक्सीन को पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर सकता। WHO की माने तो नए स्ट्रेन पर प्रभावी क्षमता बढ़ाने के लिए इन वैक्सीन के कंपोजिशन में कुछ बदलाव कर इन्हें अपग्रेड करना पड़ सकता है। फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन अभी नए स्ट्रेन का डेटा लेकर उसके व्यवहार की स्टडी कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी और वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका वैक्सीन की प्रभावी क्षमता पर क्या प्रभाव है। ये प्रभाव अलग अलग वैक्सीन पर अलग अलग हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि वायरस के म्यूटेशन से निपटने के लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है कि वायरस के संभावित बदलावों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन बनाई जाए और अपग्रेड की जाए। दूसरा तरीका है वैक्सीन एक से ज्यादा स्ट्रेन के लिए बनाई जाए और तीसरा तरीका है बदलाव के मुताबिक बूस्टर टीका अलग से दिया जाए। लेकिन इन तमाम बातों के बीच WHO के वैज्ञानिक यही सलाह दे रहे हैं कि वैक्सीन कोई भी हो उसे जल्द से जल्द भारतीय नागरिकों को लगाया जाए। I want to clarify what because I was quoted as saying that vaccines are not going to work against this variant. That is completely not true. What studies we have seen from across the world show that even if the variants are a little less susceptible to the antibodies, the overall effect of vaccination is to reduce severity of disease, reduce hospitalization, and prevent death. So I want to re-emphasize that all the available vaccines today in India and elsewhere prevent severe disease and death. Even if you get the infection, you're not going to end up in the ICU critically ill. So message is, take the vaccine, whichever vaccine is available to you, and if you're eligible for it and your turn is there, please take it. दरअसल वैक्सीनेशन अभियान में WHO क्यों तेजी लाने की बात कह रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारी वजहें हैं। वैक्सीनेशन कोरोना के प्रसार को रोकने में मददगार है। वैक्सीनेशन की वजह से मौत के आंकड़ों में कमी आती है। वैक्सीनेशन हर्ड इम्यूनिटी में मददगार साबित होता है। खास बात ये कि जिन देशों में वैक्सीनेशन का अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है, वहां अब कोरोना की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में आधी से ज्यादा आबादी का
वैक्सीनेशन किया जा चुका है और अब वहां कोरोना के मामलों में बहुत कमी आ चुकी है। इजराइल में वैक्सीनेशन अभियान की वजह से अब लोगों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में अब एक भी मौत दर्ज नहीं की जा रही है। रूस में भी कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। ठीक इसी तरह फ्रांस में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कोरोना के भारतीय वेरिएंट को लेकर भले ही WHO आगाह कर रहा है, लेकिन दूसरे देशों की ही तरह भारत में भी अब लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का असर साफ दिखने लगा है। देश में एक दिन में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 3,30,000 के करीब दर्ज की गई है। ये नए केस एक दिन की तुलना में करीब 35,000 कम हैं, जबकि 2 दिन की तुलना में 70,000 कम केस रिकॉर्ड किए गए हैं। ये बीते 2 हफ्ते में नए कोरोना मरीजों का सबसे कम आंकड़ा है। खास बात ये कि इस दौरान 3,50,000 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट गिरकर 17.83% तक पहुंच गया है। जाहिर है दुनिया भर के अलावा भारत से भी इस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें वैक्सीनेशन की भूमिका का साफ पता चल रहा है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन अभियान को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन की ही बदौलत वायरस का विनाश किया जा सकता है।